हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं लेके आई हूँ आपका, जैसा मेरा चैप्टर 8 बिजनेस स्टडीज़ का चल रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो आज मैं आपको मेरा चैप्टर चल रहा है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो उसका आज मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊँगी, जो कि हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग हमारा प्रोविजंस और रिजर्व्स की तरह काम करता है। इसका मेन मोटिव यही होता है पैसे को सेव करना, पैसे को बचा के रखना। देखो, एक पर्सन सबने शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर्स में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? डिविडेंड लेने के लिए। एक पर्सन को डिविडेंड मिलता है, अपने मेहनत का पैसा उन्हें मिलता है। उसके बाद जो मेहनत के पैसे मिलने के बाद वो क्या पे करते हैं? उन्हें डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को। जो डिविडेंड पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब वो हमारा फ्यूचर के लिए प्रॉफिट के रूप में सेव हो जाता है, और उस पैसे को हम वैसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसको हम जब कोई मुसीबत आती है कंपनी के ऊपर, एक जब कंपनी में पैसा नहीं होता तभी यूज़ करते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स बेसिकली जब हम शेयर खरीदते हैं उसके बाद जो हमें उससे डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, उसे हम बचा लेते हैं। और बचाने के बाद उसकी डिविडेंड पे करने के बाद उसे बचा लेते हैं, तब तक बचाए रखते हैं जब तक हमारे ऊपर कोई विपदा नहीं आती, कोई आपदा नहीं आती, और मुसीबत के समय हम उसे यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने ओरल बता दिया, इसकी डेफिनेशन मीनिंग आप लिख लेना। अभी वैसे चिंता मत करो, मैं आपको इसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी बताऊँगी, बट आई होपफुली सो कि आपको इसका थरो मीनिंग आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, let us see the main definition of retained earnings. देखो, रिटेन अर्निंग्स की मेन डेफिनेशन होती है द परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग्स नॉट पेड आउट एज डिविडेंड। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, ये वो अर्निंग का पार्ट होता है जो हमने पे नहीं किया होता डिविडेंड के तौर पे या डिविडेंड के रूप में, बट रिटेन मतलब अपने पास रहना, बाय द कंपनी टू री इन्वेस्ट। एक कंपनी के पास ये पैसा रहता है ताकि वो री इन्वेस्ट, दोबारा इन्वेस्टमेंट कर सके इन इट्स कोर बिजनेस और टू पे डेब्ट्स। या तो उन पैसों का कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो वो दोबारा इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प कर सकती है, या वो डेब्ट्स यानी अपने लोन को पे आउट करने के लिए कह सकती है, यूज़ कर सकती है। सिंपल सरल सीधे शब्दों में बात करें तो रिटेन्ड अर्निंग हमारी वो अर्निंग होती है जो प्रॉफिट हम अपने पास रखते हैं, और रखने के बाद उस प्रॉफिट को हम थोड़े समय बाद उस प्रॉफिट को हम अपने पास रखते हैं, और रखने के बाद जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, या सपोज़ करो एक महीना में लॉस हो जाता है, या कंपनी के पास इतने पैसे नहीं होते, या कोई भी दिक्कत होती है आपके फंड से रिलेटेड, तब आप उन पैसे को निकाल के यूज़ कर सकते हो। रिटेन्ड मतलब अपने पास रखना। अननोन प्रॉफिट भी हो चाहे नोन पर से मोटिव के लिए हो, किसी भी मोटिव के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। सीधे बातों में कहूँ, शब्दों में कहूँ तो रिटेन्ड अर्निंग का मतलब बेसिकली सेविंग ही होता है। हर पर्सन सेविंग करके चलता है। जैसे आप अपने पापा से देखो, अपने पेरेंट्स से देखो, वो घर में जितना खर्चा होता है उसके बाद सेविंग्स करते हैं। तो वो सेविंग्स क्यों करते हैं? फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो या पैसों की कमी हो, तब यूज़ कर लिया जाए। ऐसे रिटेन्ड अर्निंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, इसमें पैसा बचा के रखा जाता है फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तब उस पैसे को यूज़ कर लिया जाए। समझ गए बात? फिर फॉर्मूला होता है रिटेन्ड अर्निंग का। रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग प्लस नेट इनकम माइनस डिविडेंड। देखो, जितना इनकम आप, जितनी रिटेन्ड अर्निंग आपके पास शुरू में थी, फिर जो आपकी इनकम हुई शेयर से वो, और जो डिविडेंड आपने अपने शेयर होल्डर्स को पे कर दिया उसको माइनस करके क्या फॉर्मूला हो गया? रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग प्लस नेट इनकम माइनस डिविडेंड। समझ गए? रिटेन्ड अर्निंग को ही हम रिटेंशन रेशियो भी कहते हैं, या रिटेन्ड सरप्लस भी कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग इज ऑल्सो नोन एज रिटेंशन रेशियो या रिटेन्ड सरप्लस। आपके पास अगर कभी एग्जामिनेशन में रिटेन्ड अर्निंग को ना कहते हुए अगर आ गया व्हाट इज रिटेंशन रेशियो या व्हाट इज रिटेन्ड सरप्लस, तो भी आप यही लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ गए? तो रिटेन्ड अर्निंग यही होती है, प्रॉफिट जो प्रॉफिट में से जो पैसा हम बचा के रखते हैं। समझ गए? चलिए अब हम देखते हैं, एक डायग्राम के रूप में समझते हैं कि आखिर रिटेन्ड अर्निंग या रिटेन प्रॉफिट क्या होता है। देखो, आपके पास जितना नेट प्रॉफिट था, ठीक है, ऊपर देखो, सबसे ऊपर आप ऐसे अपनी कॉपी में बनाओगे, इसी रूप में से सेम फ्लो चार्ट आप कॉपी में बनाओगे।
तो हमारा ये नेट प्रॉफिट हुआ। नेट प्रॉफिट से आपने डिविडेंड पे आउट कर दिया शेयर होल्डर्स को, जो बचा वो हमारा रिटेन प्रॉफिट हुआ और उसे ही हम रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। बनाना ऐसे 3 बॉक्स बनाना, एक में सबसे ऊपर में नेट प्रॉफिट लिखना, फिर डिविडेंड लिखना, फिर पेड टू शेयर होल्डर्स कर देना और रिटेन प्रॉफिट लिखना, वही रिटेन अर्निंग्स होती है। समझ गए? सबसे पहला काम क्या करोगे, जो मैंने आपको ऑरल बताया गया वो लिखोगे। उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, अनदर मीनिंग लिखोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, ये बॉक्स बनाओगे। बॉक्स बना के इसका ये डायग्राम लिखोगे, बनाओगे। ठीक है, फिर इन सब के बाद भी जो आपको रहता है, फिर मैं आपको बताती हूँ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। सबसे पहले हम मेरिट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कर लेते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जिस चीज़ के एडवांटेज होते हैं उस चीज़ के डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो पहले हम मेरिट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कर लेते हैं। सबसे पहला इसका मेरिट होता है रेडी अवेलेबिलिटी। रेडी, इसको मैं हेडिंग्स मैं बता रही हूँ, अंदर में आप खुद लिखोगे, मैं आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट दे रही हूँ। रेडी अवेलेबिलिटी का मतलब होता है जिस चीज़ के लिए आपने अपने पैसे को बचाया, किसी भी चीज़ के लिए बचाया, अगर आपको फिर फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत होती है तो ये ईजिली अवेलेबल करवा देती है आपके फ़ंड को। आपको फ़ंड के लिए लोन लेने की या किसी और के आके हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सही समय पर अपने पैसे को फ्यूचर के लिए सेव किया और फ्यूचर के लिए बचाया हो तो ये आपको हेल्प करती है कि आप उसमें से ही दे दो और आपको किसी का ऑब्लिगेशन, किसी का एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है चीपर देन एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी वही मतलब है, अगर आपके पास सपोज कोई पैसों की नीड आई और आपने बाहर से पैसा ले लिया उधारी पे या लोन में या कहीं से भी, अगर आपने बाहर से पैसा ले लिया तो उन पैसों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। रीज़न भी उसमें आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिविडेंड देना, वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आपका अगर आपने रिटेन्ड अर्निंग से वो पैसे यूज़ किया, भाई आपका ही तो पैसा है तो आपको किसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अन्यथा अगर आपने किसी भी एक्सटर्नल सोर्सेज से मनी को जनरेट किया तो आपको भारी भरकम उसका भुगतान चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। समझ गए? थर्ड पॉइंट, नो ओनरशिप डाइल्यूशन। ओनरशिप डाइल्यूशन का मतलब होता है बेसिकली आपकी जो ओनर हो आप, है ना, तो जो आपके ओनरशिप का एक नाम, फेम, रेपुटेशन होता है वो धूमिल नहीं होता। अगर आपके पास फंड्स की दिक्कत है, आप मार्केट में जाके कहोगे कि मेरी कंपनी को पैसा दे दो, तो इसमें आपका नाम भी खराब होएगा और आपके ओनरशिप डाइल्यूशन का बेसिकली मतलब होता है आपका हक आपका ही रहेगा उस पर, वो पैसा आपका है। यू नीड नॉट हैव टू शिफ्ट योर राइट टूवर्ड्स एनीवन या फॉर एनीवन। आपको अपने राइट को दूसरे के लिए छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो आपके पैसा है वो आपका ही रहेगा, आप उसके ओनर हो, आप ही रहोगे। आपने उसको जनरेट किया है अपनी मेहनत करके, उसको आपको किसी और को उसका नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये लिखोगे अपने आप इसके हेडिंग की एक्सप्लेनेशन। फोर्थ, पॉजिटिव कॉन्टेशन। ये रहने दो, ये भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, आप 3 पॉइंट इसके लिख लेना, उतने ही इनफ है, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, अब डीमेरिट्स देख लेते हैं। 2 ही इसके डीमेरिट्स है। पहला लिमिटेड फाइनेंस। देखो आप कितना पैसा बचा लोगे एक महीने में, अगर आपके सपोज करो 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, अगले महीने भी प्रॉफिट हो लेकिन तीसरे महीने में जाके आपका लॉस हो गया। आपने जो रिटेन्ड अर्निंग पहले महीने में की थी वो 1 लाख यूज़ कर ली, अब अगर सपोज करो 4th महीने में फिर लॉस होगा तो आपकी रिटेन्ड अर्निंग तो ख़त्म, फिर क्या करोगे? तो कहने का मतलब ये, आप बाहर से अगर लोन लो मुसीबत के समय पर तो वो अनलिमिटेड मिल सकता है। अनलिमिटेड मतलब जितना आप चाहो उतना मिल सकता है, बस इंटरेस्ट दे देना। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग में आप एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही रख सकते हो, जितनी आपकी अर्निंग्स थी उतना ही रख सकते हो। बहुत ज़्यादा भारी भरकम तो कोई सेव करता नहीं। आप सोचो कि आपके फादर कमाते हैं, आप सोचो कि आपके फादर अगर 50,000 कमाते हैं और 50 के 50 बचा ले, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, खर्चे भी होते हैं। वो 50 में से हार्डली 10,000 बचा सकते हैं, तो वो 10,000 मुसीबत के समय में कितने समय चल जाएगा? ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें कहने का बात है, इसमें फाइनेंस बहुत लिमिटेड होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ फाइनेंस नहीं होता। सेकेंड पॉइंट होता है हाई अपॉर्चुनिटी कोस्ट। अपॉर्चुनिटी कोस्ट मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बताई थी, दिस इज़ द कोस्ट ऑफ फॉरगॉन कोस्ट। फॉरगॉन कोस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कोस्ट जब आपने एक चीज़ को चूज़ किया इन द सेक्रीफाइसिंग ऑफ अनदर। तो जब आप एक चीज़ को चूज़ करोगे दूसरे को छोड़ के, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, मतलब रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट ज़्यादा होगी अपॉर्चुनिटी कोस्ट के संदर्भ में। ठीक है,
तो आप इसे लिखना अपनी कॉपी में, फिर डेफिनेशन भी लिखना। और फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना, या आपको बनानी नहीं आ रही हो इनके स्टेटमेंट तो आप मेरे से पूछ लेना। आई एम ऑलवेज रेडी टू